Hello friends, welcome back to another lecture, and in this lecture we are going to complete a judiciary. We have already covered Supreme Court and High Court in our previous videos, and in this video we are going to cover subordinate courts. ठीक है, आर्टिकल 233 to 237 ये सारे के सारे आर्टिकल्स सबऑर्डिनेट कोर्ट्स के बारे में बात करते हैं, और ये पार्ट 6 के अंडर आता है. ठीक है. Subordinate courts. The state judiciary consists of a high court and a hierarchy of subordinate courts. जो स्टेट की जुडिशरी होती है उसके अंदर हाई कोर्ट होता है सबसे पहले, देन सबऑर्डिनेट कोर्ट्स आते हैं. ये हियरार्की फॉलो की जाती है स्टेट के अंदर. आर्टिकल हम ऑलरेडी देख चुके हैं, पार्ट भी देख चुके हैं. अब अपॉइंटमेंट ऑफ डिस्ट्रिक्ट जजेस. तो जो अपॉइंटमेंट होता है और पोस्टिंग जो होती है या फिर प्रमोशन जो होता है वो बाय द गवर्नर इन कंसल्टेशन विद हाई कोर्ट. ठीक है, रेस्पेक्टिव हाई कोर्ट. उसकी जो डिस्ट्रिक्ट जज जो होता है उसकी क्वालिफिकेशंस क्या क्या होने चाहिए. ही और शी शुडंट ऑलरेडी बी इन द सर्विस ऑफ सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट. सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट की सर्विसेज में नहीं होना चाहिए उनको पहले से ही. ही और शी हैज़ टू बी एन एडवोकेट और अ प्लीडर फॉर 7 years एंड शुड बी रिकमेंडेड बाय द हाई कोर्ट फॉर द अपॉइंटमेंट. और उनके नाम को जो रिकमेंड किया जाना चाहिए उस पर्टिकुलर हाई कोर्ट के थ्रू. ऑलराइट. अपॉइंटमेंट ऑफ अदर जजेस. जो बाकी के जो जजेस होते हैं उनको भी गवर्नर ही नियुक्त करते हैं. ठीक है, इन आफ्टर कंसल्टेशन विद SPSC, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन एंड हाई कोर्ट. ठीक है. Control over subordinate courts. Posting, promotion, leave of person holding any post inferior to the post of district judge is versed with in high court. तो कंट्रोल जो है सबऑर्डिनेट कोर्ट्स पे वो बेसिकली हाई कोर्ट का रहता है. ठीक है. पोस्टिंग में, प्रमोशन में या फिर लीव भी चाहिए होती है अगर पर्सन को हु इज़ होल्डिंग एनी पोस्ट inferior टू द पोस्ट ऑफ डिस्ट्रिक्ट जज, तो उस केस में भी सारा कंट्रोल हाई कोर्ट के पास है. सो दिस इज़ द हियरार्की जो कि जुडिशियल हियरार्की है एक स्टेट की. ठीक है. सबसे ऊपर हाई कोर्ट, देन डिस्ट्रिक्ट एंड सेशंस कोर्ट. अगर सिविल मैटर्स देखे जा रहे हैं तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होगा, अगर क्रिमिनल मैटर्स देखे जा रहे हैं तो सेशंस कोर्ट होता है. ठीक है. देन डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के नीचे सबऑर्डिनेट जज कोर्ट, उसके नीचे होता है मुंसिफ कोर्ट. ठीक है. और वहीं अगर सेशंस कोर्ट देखा जाए, यानी कि क्रिमिनल साइड के जो कोर्ट्स होते हैं उन्हें सेशंस कोर्ट बोलते हैं, उनके अंडर में आते हैं चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट कोर्ट. देन उनके नीचे होते हैं जुडिशियल मजिस्ट्रेट कोर्ट. ठीक है. चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट कोर्ट एंड देन जुडिशियल मजिस्ट्रेट कोर्ट. तो ये एक प्रॉपर हियरार्की होती है किसी स्टेट की, किसी भी स्टेट की. ठीक है. अब ये देखते हैं कि इनके अंदर मैटर्स कौन कौन से आते हैं. तो आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है सबऑर्डिनेट जज कोर्ट के अंडर जो केसेस आते हैं वो अनलिमिटेड पेक्यूनियरी स्टेक के होते हैं. अब पेक्यूनियरी मतलब होता है रिलेटेड टू मनी. ठीक है. अब जाहिर सी बात है, अब सिविल केसेस हैंडल करते हैं सबऑर्डिनेट जज कोर्ट, तो उनके पास जो केसेस आएंगे वो मोस्टली मनी से ही रिलेटेड होंगे. तो ये अनलिमिटेड पेक्यूनियरी स्टेक के केसेस देखते हैं. और जो मुंसिफ कोर्ट होते हैं ये देखते हैं स्मॉल पेक्यूनियरी स्टेक, मतलब जहाँ पे जो स्टेक है वो बहुत मतलब स्मॉल है और यहाँ पे अनलिमिटेड है. ठीक है. वहीं क्रिमिनल साइड पे चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट कोर्ट के पास जाते हैं केसेस जिनके अंदर अप टू 7 years तक की इम्प्रिजनमेंट हो सकती है, और जुडिशियल मजिस्ट्रेट कोर्ट के पास जाते हैं जहाँ पे 3 साल तक की सज़ा सुनाई जा सकती है. ठीक है. अब द डिस्ट्रिक्ट जज, जो डिस्ट्रिक्ट जज होता है उसके पास हाईएस्ट जुडिशियल अथॉरिटी होती है डिस्ट्रिक्ट के अंदर. ठीक है. ओरिजिनल एंड एपेलेट ज्यूरिस्डिक्शन होता है डिस्ट्रिक्ट जज के पास बोथ सिविल एंड क्रिमिनल केसेस में. ठीक है. यानी कि अगर वो सेशंस कोर्ट में बैठे हैं तो भी ओरिजिनल एपेलेट ज्यूरिस्डिक्शन होगी, या फिर अगर वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में बैठे हैं तो भी उनके पास ओरिजिनल एंड एपेलेट ज्यूरिस्डिक्शन होगी दोनों ही केस में. ठीक है. व्हेन ही डील्स विद सिविल केसेस तो डिस्ट्रिक्ट जज, अगर क्रिमिनल केसेस के साथ डील कर रहे हैं तो सेशंस जज. ऑलराइट.
और जो अपील होगी अगेंस्ट डिस्ट्रिक्ट जज के, जो डिस्ट्रिक्ट जज होगा उसकी जजमेंट के अगेंस्ट आप हाई कोर्ट में जा सकते हैं. ओके, ही कैन एज अ सेशन जज अवॉर्ड लाइफ इम्प्रिजनमेंट एंड कैपिटल पनिशमेंट. तो जो डिस्ट्रिक्ट जज होते हैं, अगर वो क्रिमिनल केस को देख रहे हैं तो उस केस में वो लाइफ इम्प्रिजनमेंट भी दे सकते हैं और कैपिटल पनिशमेंट भी दे सकते हैं. ठीक है, लेकिन अगर चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट हैं, चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट कोर्ट है, कोर्ट के अंदर 7 साल से ज़्यादा सज़ा नहीं दी जा सकती है. ठीक है, 7+ होगा तो वो नहीं दी जा सकती. या फिर जुडिशियल मजिस्ट्रेट कोर्ट के अंदर 3 साल से ज़्यादा सज़ा नहीं दी जा सकती है. ठीक है, अगर वो बड़ा मैटर है तो ऑब्वियसली वो फिर डिस्ट्रिक्ट जज के पास ही जाएगा. ओके, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कैपिटल पनिशमेंट होती है इज सब्जेक्टेड टू कन्फर्मेशन बाय हाई कोर्ट. हाई कोर्ट कंफर्म करना ही करना होगा हाई कोर्ट को, अगर जो डिस्ट्रिक्ट जज है वो किसी को कैपिटल पनिशमेंट अवॉर्ड करते हैं. तो ये हम ऑलरेडी देख चुके हैं हाई कोर्ट में भी. ठीक है, सबऑर्डिनेट जज, अनलिमिटेड पेक्यूनियरी ज्यूरिसडिक्शन ओवर सिविल सूट्स, ये ऑलरेडी हम इस पिक में देख चुके हैं. चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट, क्रिमिनल केसेस पनिशेबल विद इम्प्रिजनमेंट फॉर अ टर्म ऑफ 7 years, ये भी हम ऑलरेडी देख चुके हैं. मुंसिफ कोर्ट्स का भी देख चुके हैं हम, जुडिशियल मजिस्ट्रेट का भी देख चुके हैं इसके अंदर. ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये पिक मैंने इसलिए डाली है ताकि आपको मेमोराइज करने में थोड़ी आसानी रहे इस हिरार्की को. ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है. नाउ इन सम सिटीज़ सिटी सिविल कोर्ट्स होते हैं सिविल साइड पे. ठीक है, अगर सिविल मैटर्स देख रहे हैं तो उन्हें सिटी सिविल कोर्ट्स बोलते हैं. ठीक है, और कोर्ट ऑफ मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट बोलते हैं अगर क्रिमिनल केसेस देख रहे हैं तो. ठीक है, मतलब नाम थोड़े चेंज हैं बस, किसी सिटीज़ में ये होते हैं नाम. ठीक है, सम ऑफ द स्टेट्स स्मॉल केसेस कोर्ट को सिविल केसेस ऑफ स्मॉल वैल्यू भी बोलते हैं. ठीक है, डिसीजन जो होता है वो फाइनल होता है. हाई कोर्ट पोजेसेस अ पावर ऑफ रिविजन, और हाई कोर्ट के पास हम ऑलरेडी देख चुके हैं अपीलेट ज्यूरिसडिक्शन होता है, मतलब वो अपने सबऑर्डिनेट कोर्ट्स की जो जजमेंट होती हैं उन्हें रिवाइज कर सकते हैं, उन्हें चेंज कर सकते हैं. ठीक है, इन सम स्टेट पंचायती कोर्ट्स, किसी स्टेट में पंचायती कोर्ट्स होते हैं जिनको जिनके ज्यूरिसडिक्शन में छोटे सिविल या फिर छोटे क्रिमिनल केसेस आते हैं. ठीक है, और पंचायत कोर्ट्स को मतलब अलग अलग नामों से भी जाना जाता है, जैसे कि न्याय पंचायत, ग्राम कचहरी या फिर अदालती पंचायत. ठीक है, अब नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी के बारे में एक बार बात कर लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है. और 2020 IAS एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन आया था. ठीक है, नालसा से रिलेटेड ही एक क्वेश्चन आया था IAS 2020 एग्ज़ाम में, जो भी हुआ था लास्ट मंथ ही हुआ था. ठीक है, और हालांकि वो क्वेश्चन गलत था, बट दैट डजंट मीन दैट दिस टॉपिक इज़ नॉट इम्पोर्टेंट फॉर आवर प्रिपरेशन. ठीक है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारी प्रिपरेशन के लिए. तो नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी, इसके अंडर का सबसे पहले तो हम स्ट्रक्चर देखते हैं. जो इसके चीफ होते हैं वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होते हैं. ठीक है, और एक सर्विंग या फिर रिटायर्ड जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट एग्जीक्यूटिव चेयरमैन होते हैं. ठीक है, अभी जस्टिस रमन्ना को नियुक्त किया गया था नालसा के एग्जीक्यूटिव चेयरमैन के रूप में. ठीक है, अभी हाल फिलहाल की न्यूज़ है. कंस्टिट्यूटेड अंडर द लीगल सर्विस अथॉरिटी एक्ट 1987. तो इस अथॉरिटी को इस एक्ट के थ्रू बनाया गया था, लीगल सर्विस अथॉरिटी एक्ट 1987. और ये काम क्या करती है? टू मॉनिटर एंड इवेल्युएट इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लीगल एड प्रोग्राम्स. जो लीगल एड के प्रोग्राम्स होते हैं उनको इम्प्लीमेंट करती है और इम्प्लीमेंटेशन प्रोसेस को मॉनिटर भी करती है ये अथॉरिटी. ठीक है, स्टेट के अंदर स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी होती है, हाई कोर्ट के अंदर हाई कोर्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी, और डिस्ट्रिक्ट में डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी, जिनको तालुक्स भी बोलते हैं. ठीक है, तो इट गिव इफेक्ट्स टू द पॉलिसीज़ ऑफ नालसा, मतलब ये स्टेट के और हाई कोर्ट के और डिस्ट्रिक्ट के ये गिव इफेक्ट टू द पॉलिसीज़ ऑफ नालसा, प्रोवाइड फ्री लीगल सर्विस एंड कंडक्ट लोक अदालत इन द स्टेट एंड टू ऑर्गेनाइज लीगल अवेयरनेस कैंप्स. ठीक है, तो ये काम होता है स्टेट, हाई कोर्ट एंड डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटीज़ का. ठीक है, इसकी भी एक हिरार्की होती है. जो नालसा जो होती है वो नेशनल लेवल पे होती है,
देन स्टेट में होती है स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी, सालसा भी बोल सकते हैं वैसे तो आप इसको। देन हाई कोर्ट, हाई कोर्ट तो खैर इसके अंदर ही आ जाएगा, उसके नीचे होती है तालुक्स, ठीक है। तो नालसा देन सालसा, उसके नीचे तालुक्स, राइट। फ्री लीगल सर्विस इंक्लूड्स, जो फ्री लीगल सर्विस दी जाती है उसके अंदर क्या क्या इंक्लूड होता है, उसके अंदर पेमेंट ऑफ कोर्ट फी, ऑल अदर चार्ज रिलेटेड टू ऑल अदर चार्जेस रिलेटेड टू लीगल प्रोसीडिंग, लीगल प्रोसीडिंग के रिगार्डिंग जितने भी चार्जेस होते हैं या फिर कोर्ट फी जो होती है वो फ्री लीगल सर्विस के अंदर ही होती है। और सर्विस ऑफ लॉयर्स इन लीगल प्रोसीडिंग्स, जो लॉयर की सर्विस होती है उसकी जो फ़ी होती है वो भी फ्री लीगल सर्विस के अंदर ही इंक्लूड की जाती है। और फ्री लीगल एड वैसे भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये अंडर आर्टिकल 21 भी होता है फंडामेंटल राइट्स में, और आर्टिकल 39A में भी होता है DPSP में, ठीक है। और ये यूनिवर्सल ह्यूमन राइट्स के अंडर भी होता है फ्री लीगल एड, ठीक है। तो एक वैसे भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है, आपको इसके बारे में पता होना ही चाहिए। अब पर्सन्स एलिजिबल फॉर दीज सर्विसेज आर, ये इसके ऊपर क्वेश्चन आया था, ठीक है, कि कौन ऑप्शंस दिए हुए थे कि कौन कौन से पर्सन्स एलिजिबल होते हैं फ्री लीगल एड के लिए, ठीक है। तो काफ़ी इम्पोर्टेंट पॉइंट है। वुमेन एंड चिल्ड्रन, members of SC and ST, industrial workmen, victims of mass disaster, violence, calamities, disabled persons, persons in custody, और जिनकी इनकम 1 लाख से कम है, एनुअल इनकम 1 लाख से कम है या फिर 1,25,000 से कम है अगर वो शेड्यूल कास्ट से बिलोंग करते हैं तो। देन विक्टिम ऑफ ट्रैफिकिंग इन ह्यूमन बींग्स या फिर बेगर, ठीक है। तो ये सब इंक्लूड किए जाते हैं, फ्री लीगल एड इन सबको मिलती है। दीज आर द पर्सन्स एलिजिबल फॉर फ्री लीगल एड, ठीक है। नाउ लोक अदालत, ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है। केसेस, इसकी जुरिस्डिक्शन के अंडर वो केसेस आते हैं जो पेंडिंग होते हैं कोर्ट में या फिर प्री लिटिगेशन स्टेज पे होते हैं। प्री लिटिगेशन स्टेज वो होती है बिफोर अ लॉसूट इज फाइल्ड इन कोर्ट, ठीक है। मतलब लॉ सूट फाइल नहीं किया गया है अगर उस स्टेज को प्री लिटिगेशन स्टेज बोलते हैं। तो लोक अदालत के अंदर वही केस आते हैं, या तो वो पेंडिंग हो या फिर वो प्री लिटिगेशन स्टेज पर हो, वो दोनों केसेस लोक अदालत के अंदर आते हैं, ठीक है। कॉम्प्रोमाइज्ड और सेटल्ड इन एन एमिकेबल मैनर, और लोक अदालत के अंदर जो भी केसेस आते हैं उन्हें मित्रवत रूप से, मतलब एमिकेबल मैनर में सॉल्व करने की कोशिश की जाती है। लोक अदालत मींस पीपल्स कोर्ट, और ये गांधीयन प्रिंसिपल है। अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन सिस्टम के अंडर आता है ADR, अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन सिस्टम, मतलब अल्टरनेट तरीके प्रोवाइड किए जाते हैं जस्टिस के लोक अदालत के थ्रू, ठीक है। दिस इज़ इनफॉर्मल चीफ जस्टिस टू द कॉमन मैन बाय द वे ऑफ सेटिंग डिस्प्यूट्स विच आर पेंडिंग इन कोर्ट एंड विच आर इन प्री लिटिगेशन स्टेज, हम ऑलरेडी देख चुके हैं। बाय नेगोशिएशंस एडॉप्टिंग कॉमन सेंस एंड ह्यूमन अप्रोच, इसके अंदर नेगोशिएशंस की जाती हैं, कॉमन सेंस यूज़ होती है, ठीक है। बेसिक ह्यूमन अप्रोच के थ्रू केसेस सॉल्व करने की कोशिश की जाती है इन एन एमिकेबल मैनर, ठीक है। ये आपको याद रखना है। जो फर्स्ट लोक अदालत थी इंडिपेंडेंस के बाद वो गुजरात में स्टार्ट हुई थी 1982 में, एंड इट प्रूव्ड वेरी सक्सेसफुल इन सेटलिंग द डिस्प्यूट्स, ठीक है। तो स्टार्टिंग में ये एक वॉलंटरी बॉडी थी, ठीक है, कंसिलिएटरी एजेंसी विदाउट एनी स्टैच्यूटरी बैकिंग, कोई स्टैच्यूटरी बैकिंग नहीं थी, एक वॉलंटरी बॉडी थी। देन आफ्टर इट्स पॉपुलैरिटी, जब पॉपुलैरिटी इसकी काफ़ी ग्रो हुई तो उसको एक स्टैच्यूटरी स्टेटस दिया गया अंडर लीगल सर्विस अथॉरिटी एक्ट 1987, ठीक है। और इस एक्ट में क्या क्या प्रोविजंस थे? एनी लीगल सर्विस अथॉरिटी मे ऑर्गेनाइज लोक अदालत्स एट एनी प्लेस एज इट थिंक्स फिट, ठीक है। तो इसके अंदर ये प्रावधान थे कि स्टेट, डिस्ट्रिक्ट या फिर सुप्रीम जो अथॉरिटी है लीगल सर्विस की, वो कहीं पे भी लोक अदालत जो है कंडक्ट कराई जा सकती है उनके थ्रू,
लोक अदालत के अंदर एक जुडिशियल ऑफिसर होंगे एज द चेयरमैन, एक लॉयर और एक सोशल वर्कर एज मेंबर। तो ये हैं इनके मेंबर्स, ठीक है। जुरिस्डिक्शन हम देख चुके हैं, पेंडिंग केसेस और प्री लिटिगेटेड स्टेज पे जो केसेस होते हैं वो, मैट्रिमोनियल फैमिली डिस्प्यूट्स, क्रिमिनल केसेस, लैंड एक्विजिशन केसेस, लेबर डिस्प्यूट्स, इलेक्ट्रिसिटी मैटर्स, म्यूनसिपल मैटर्स, ये सारे जो हैं लोक अदालत की जुरिस्डिक्शन के अंडर ही आते हैं ये सारे मैटर्स। और जो केस आउटसाइड इट्स जुरिस्डिक्शन है वो है जो नॉन कंपाउंडेबल केसेस जो होते हैं वो इसकी जुरिस्डिक्शन से बाहर होते हैं। नॉन कंपाउंडेबल केसेस वो होते हैं जिसके अंदर कॉम्प्रोमाइज़ पॉसिबल नहीं होता है, ठीक है। मतलब किसी ने अगर कोई बहुत ही सीरियस क्राइम किया है या ग्रेवियस क्राइम किया है तो उसके अंदर कॉम्प्रोमाइज़ की कोई गुंजाइश नहीं है, ठीक है। अगर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं हो सकता है तो वो नॉन कंपाउंडेबल होते हैं। और जो केसेस पेंडिंग है उन्हें रिफ़र किया जा सकता है लोक अदालत को इफ़ पार्टीज एग्री टू सेटल द केस इन लोक अदालत, या तो दोनों पार्टी एग्री कर रही हो लोक अदालत में जाने के लिए, या फिर दोनों में से एक पार्टी भी एग्री कर रही हो लोक अदालत में जाने के लिए, ठीक है। या फिर कोर्ट थिंक्स द मैटर इज सूटेबल फॉर लोक अदालत। एवरी अवार्ड मेड बाय लोक अदालत शाल बी फाइनल एंड बाइंडिंग, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जो भी अवार्ड दिया जाता है लोक अदालत के थ्रू वो फाइनल होता है एंड बाइंडिंग होता है ऑन ऑल द पार्टीज ऑफ द डिस्प्यूट, और नो अपील अगेंस्ट द अवार्ड, ठीक है। आप इसके अगेंस्ट अपील भी नहीं कर सकते। तो इसके कुछ बेनिफिट्स भी हैं, कुछ ड्रॉबैक्स भी हैं। बेनिफिट्स देखते हैं पहले। इट इज़ लेस एक्सपेंसिव, लेस टाइम कंज्यूमिंग, स्पीडी होते हैं ट्रायल्स, फ्री फ्रॉम टेक्निकलिटीज़, डायरेक्ट इंटरेक्शन विद द जजेस थ्रू देयर काउंसिल, अवार्ड्स आर बाइंडिंग, नॉन अपीलेबल, डजंट कॉज एनी डिले, ठीक है। डिले भी नहीं होता है अगर बाइंडिंग है, और अपील भी नहीं की जा सकती इनके अगेंस्ट, तो ऑब्वियसली इसके अंदर जो डिले होगा वो भी कम हो जाएगा। हाउएवर अवार्ड ऑफ लोक अदालत कैन बी चैलेंज्ड ओनली बाय फिलिंग रिट पिटीशन। तो रिट पिटीशन के अंडर चैलेंज भी किया जा सकता है, और रिट पिटीशन आपको पता है कब डाली जाती है, ठीक है, फंडामेंटल राइट्स के हनन पे, ठीक है, अंडर आर्टिकल 32 या फिर आर्टिकल 226। अब परमानेंट लोक अदालत, जो लीगल सर्विस अथॉरिटी एक्ट था 1987, उसे अमेंड किया गया 2002 में, ठीक है, टू प्रोवाइड द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ परमानेंट लोक अदालत, ठीक है। तो एक ड्रॉबैक था बहुत बड़ा जो लोक अदालत थी उसका, वो क्या था कि अगर कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं रीच कर पाते हैं, किसी कॉम्प्रोमाइज़ में पहुंच नहीं पाते हैं, तो पार्टीज़ को ये बोला जाता था कि या तो वो केस अपना लेके जाएं कोर्ट में, ठीक है, या फिर केस इज़ आइदर रिटर्न टू द कोर्ट और पार्टीज़ आर एडवाइज टू सीक रेमेडी इन आ कोर्ट, ठीक है। या तो किसी कोर्ट को ही रेफ़र कर दिया जाता था, या फिर पार्टीज से बोला जाता था कि अब आपको किसी कोर्ट में जाके ही सॉल्यूशन इसका लेना पड़ेगा। तो इसकी वजह से अननेसेसरी डिले होता था, ठीक है। तो इसे कम करने के लिए परमानेंट लोक अदालत के अंदर एक प्रावधान लाया गया, और वो प्रावधान ये था कि इफ़ पार्टीज़ फेल टू रीच ऑन एग्रीमेंट, अगर पार्टीज़ किसी एग्रीमेंट में नहीं पहुंच पाती हैं तो परमानेंट लोक अदालत ही डिसीजन लेगी। किसके बेस पे? मेरिट के बेस पे, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और आपको पता भी होना चाहिए कि अगर लोक अदालत के बाद परमानेंट लोक अदालत बन रही है तो उसमें चेंजेस क्या लाए गए हैं, और वो चेंजेस लाए क्यों गए हैं, ठीक है। क्या क्या ड्रॉबैक्स थे लोक अदालत के जिन्हें परमानेंट लोक अदालत में चेक किया गया है, ठीक है। इट कंसिस्ट ऑफ अ चेयरमैन, और वो चेयरमैन कौन होगा? इज़ और हैज़ बीन डिस्ट्रिक्ट जज और एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज। या तो वो डिस्ट्रिक्ट जज हो या एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज हो, या फिर पहले रहे हों, ठीक है, यानी कि रिटायर्ड हो। एंड 2 अदर पर्सन हैविंग एडिकेट एक्सपीरियंस इन पब्लिक यूटिलिटी सर्विसेज, ठीक है। तो ये इनके मेंबर्स हैं। पेक्यूनरी जुरिस्डिक्शन अप टू 10 lakhs, सेंट्रल गवर्नमेंट कैन इंक्रीज दिस। पेक्यूनरी जुरिस्डिक्शन, मैं ऑलरेडी आपको पेक्यूनरी का मतलब बता चुका हूँ, ठीक है, रिलेटेड टू मनी। तो सिविल मैटर्स जो होंगे 10 लाख तक के वो देख सकते हैं परमानेंट लोक अदालत में। जुरिस्डिक्शन 1 और मोर पब्लिक यूटिलिटी सर्विसेज सच एज ट्रांसपोर्ट सर्विसेज एटसेट्रा, एंड इसके अंदर जो जुरिस्डिक्शन होगा वो अप टू 1 crore। अवार्ड शॉल बी फाइंडिंग award shall be final and binding by a majority of the
पर्सनस इन द परमानेंट लोक अदालत। ठीक है, तो जो परमानेंट लोक अदालत के जो मेंबर्स होंगे, अगर वो उनकी मेजोरिटी से जो भी डिसीजन लिया जाएगा वो फाइनल एंड बाइंडिंग होगा, उसे चैलेंज नहीं किया जा सकता है किसी कोर्ट में। अब फैमिली कोर्ट, द फैमिली कोर्ट एक्ट 1984 provides the establishment of family courts by the state government in consultation with the high court। जो फैमिली कोर्ट का एक्ट लाया गया 1984 में, इसके थ्रू स्टेट गवर्नमेंट फैमिली कोर्ट्स बना सकती है आफ्टर कंसल्टेशन विद द हाई कोर्ट। ठीक है, इट इज़ ऑब्लिगेटरी ऑन द स्टेट गवर्नमेंट। ये बात इसके अंडर स्टेट गवर्नमेंट बाध्य है, उनको फैमिली कोर्ट बनाने पड़ेंगे। ठीक है, इन एवरी सिटी और टाउन विद अ पॉपुलेशन एक्सीडिंग 1 मिलियन। ठीक है, 10 लाख से अगर ज़्यादा पॉपुलेशन है तो वहाँ पे बनाने पड़ेंगे। अदर केसेस में भी बना सकते हैं अगर ज़रूरत है तो। इनकी ज्यूरिस्डिक्शन क्या क्या होती हैं? मैट्रिमोनियल रिलीफ इंक्लूडिंग नलिटी ऑफ मैरिज, जुडिशियल सेपरेशन, डाइवोर्स, प्रॉपर्टी ऑफ द स्पाउस और ऑफ आइदर ऑफ देम, गार्जियनशिप ऑफ अ पर्सन और द कस्टडी ऑफ एनी माइनर एंड मेंटेनेंस ऑफ वाइफ, चिल्ड्रन एंड पेरेंट्स। ठीक है, तो आप देख सकते हैं ज़्यादातर मैटर वो फैमिली से ही रिलेटेड है, इसीलिए इसका नाम फैमिली कोर्ट भी है। इन फर्स्ट इंस्टेंस सेटलमेंट बिटवीन द पार्टीज थ्रू इनफॉर्मल प्रोसीजर। जो फर्स्ट जो इंस्टेंस होगी उसके अंदर जो केस होगा उसे सोल्व करने की कोशिश की जाएगी इनफॉर्मल प्रोसीजर से। ठीक है, रिजिड रूल्स विल नॉट बी अप्लाइड, नॉट रिक्वायर्ड टू बी रिप्रेजेंटेड बाय एनी लीगल प्रैक्टिशनर। इसके अंदर ये रिक्वायरमेंट नहीं है कि आप अगर किसी ने केस डाला है फैमिली कोर्ट में तो उसको कोई लीगल प्रैक्टिशनर हायर करना ही पड़ेगा। ऑलराइट, ओनली वन राइट टू अपील विच शैल लाई टू हाई कोर्ट। एक ही राइट टू अपील मिलेगी जिसके अंडर आप हाई कोर्ट को अप्रोच कर सकते हो फैमिली कोर्ट के जजमेंट के अगेंस्ट। टोटल ऑफ 438 फैमिली कोर्ट्स इन द कंट्री, और ये चेंज भी हो सकता है ये डेटा। ठीक है, ये लेटेस्ट डेटा है बाय द वे। नाउ ग्राम न्यायालय एस्टैब्लिश्ड बाय स्टेट गवर्नमेंट, और इनको विलेज कोर्ट भी बोला जाता है। द ग्राम न्यायालय एक्ट 2008 प्रोवाइड्स फॉर द इस्टेब्लिशमेंट। इनकी इस्टेब्लिशमेंट इस एक्ट के अंडर गिवन है। ठीक है, द ग्राम न्यायालय शाल बी कोर्ट ऑफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट। ये कोर्ट होता है जुडिशियल मैजिस्ट्रेट का ऑफ फर्स्ट क्लास। जुडिशियल मैजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास का ये कोर्ट होता है, और इसके प्रिसाइडिंग ऑफिसर जो होते हैं न्यायाधिकारी, इन्हें अपॉइंट किया जाता है स्टेट गवर्नमेंट के थ्रू आफ्टर कंसल्टेशन विद हाई कोर्ट। ठीक है, न्यायाधिकारी प्रिसाइडिंग जो ऑफिसर होते हैं उन्हें न्यायाधिकारी बोलते हैं, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टर्म है। इस्टेब्लिश्ड फॉर एवरी पंचायत और अ ग्रुप ऑफ पंचायत। हर पंचायत के लिए इस्टेब्लिश किया जाता है या फिर कुछ ग्रुप की एक पर्टिकुलर ग्राम न्यायालय बनाया जाता है कुछ पंचायत के लिए एक पर्टिकुलर। न्यायाधिकारीज आर स्ट्रिक्टली जुडिशियल ऑफिसर्स एंड विल हैव द सेम पावर एंड सैलरी एज फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट वर्किंग अंडर हाई कोर्ट। ठीक है, शाल बी अ मोबाइल कोर्ट। मोबाइल कोर्ट मतलब वो जगह जगह जाके मैटर्स को डिस्पोज ऑफ कर सकें। ठीक है, सिविल एंड क्रिमिनल दोनों तरीके के केसेस सॉल्व किए जाते हैं ग्राम न्यायालय में। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है स्टेटमेंट, कई बार इससे रिलेटेड क्वेश्चन आए हुए हैं। सीट विल बी एट द हेडक्वार्टर एट द इंटरमीडिएट पंचायत। दे विल गो टू विलेजेस, वर्क देयर, डिस्पोज ऑफ द केसेस, ट्राई टू सोल्व द केसेस बाय ब्रिंगिंग अबाउट कंसिलिएशन। कंसिलिएशन मतलब मित्रवत तरीके से। ठीक है, कंसिलिएटर्स विल बी अपॉइंटेड फॉर दिस पर्पस। एक तरीके से आप इनको बिचौलिया भी बोल सकते हैं, मीडिएटर भी बोल सकते हैं, हालांकि थोड़ा सा डिफरेंस होता है बट काम सिमिलर ही होता है दोनों का। अपील इन क्रिमिनल केसेस लाई टू द कोर्ट ऑफ सेशंस। क्रिमिनल केसेस में जो अपील होगी वो कोर्ट ऑफ सेशंस में जा सकते हैं उसके अगेंस्ट आप, और 6 महीने के अंदर अंदर डिस्पोज ऑफ करना होगा। और अगर अपील आपको सिविल केस में करनी है तो वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के अंदर जाया जाएगा, और वहाँ पे भी 6 महीने का टाइम लिमिट होती है। अब फ्री लीगल एड के बारे में बात करते हैं। मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि कितनी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसका लिटरल मीनिंग होता है प्रोविजन ऑफ फ्री लीगल एड इन सिविल एंड क्रिमिनल मैटर्स फॉर दोज हु कैन नॉट अफोर्ड द सर्विसेज ऑफ अ लॉयर फॉर द कंडक्ट ऑफ अ केस और अ लीगल प्रोसीडिंग। काफ़ी ईजी है लिटरल मीनिंग। मैं ऑलरेडी आपको कई बार बता चुका हूँ, फंडामेंटल राइट्स में भी हमने इसके बारे में बात की,
देन DPSP में भी इसके बारे में बात की, एंड नाउ हम इसको सेपरेटली देख ही रहे हैं, ठीक है। तो लीगल एड के बारे में, ह्यूमन राइट्स अंडर आर्टिकल 7, 8 एंड 10 ऑफ द यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स। यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स के अंडर आर्टिकल 7, 8 और 10 में लीगल एड के बारे में बात की गई है, ठीक है। और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कहाँ कहाँ इसके बारे में बात की गई है। फेयर एंड जस्ट लिबर्टी अंडर आर्टिकल 21 ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ, एंड देन आर्टिकल 39A DPSP, जिसे 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 के थ्रू ऐड किया गया था। तो यहाँ पे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इसके बारे में बात की गई है। अब इश्यूज़ क्या हैं, इतना टफ क्यों है एक्सेस करना लीगल एड को। एक सबसे पहला जो इशू आता है, लैक ऑफ अवेयरनेस। लोगों को पता ही नहीं है कि ऐसा भी कुछ होता है, फ्री लीगल एड भी प्रोवाइड की जाती है लोगों को। लेस नंबर ऑफ एम्पैनल्ड लॉयर्स, यहाँ पे लेस नंबर ऑफ एम्पैनल्ड लॉयर्स मतलब लॉयर बहुत कम है इसके अंदर, ठीक है। पेंडेंसी बहुत है, मतलब लॉन्ग पेंडेंसी, मतलब आपको वेट करना पड़ता है। अगर आप ऐसी कोई सर्विस का लाभ उठाना चाहते हैं तो वेटिंग टाइम बहुत होता है इसके अंदर। पर कैपिटा स्पेंडिंग इज़ वेरी लो, मतलब एवरेज स्पेंडिंग जो है पूरे वर्ल्ड की अगर एवरेज स्पेंडिंग देखी जाए तो एक लॉयर पे $20 अगर खर्च हो रहे हैं, तो इंडिया में वहीं पे एक लॉयर पे $0.008 खर्च किए जा रहे हैं, ठीक है। मैं सारे लॉयर्स की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं उन लॉयर्स की बात कर रहा हूँ जो गवर्नमेंट हायर करती है फ्री लीगल एड के पर्पज़ से, ठीक है। अब जब इतनी पर कैपिटा स्पेंडिंग इतनी कम होगी तो ऑब्वियसली जो नंबर ऑफ एम्पैनल्ड लॉयर्स हैं वो तो कम होंगे ही। क्वालिटी ऑफ सर्विस इज़ लो, अगेन जब एवरेज स्पेंडिंग इतनी कम है तो क्वालिटी भी कम होगी। सर्विस फी फॉर लॉयर्स इज़ बिलो द एवरेज ऑफ मार्केट, ये हम ऑलरेडी देख चुके हैं। एंड नो लीगल एड एट द पुलिस स्टेशन, पुलिस स्टेशन पे कोई लीगल एड प्रोवाइड नहीं की जाती है, ये भी एक इसका ड्रॉबैक है, ठीक है। अब ये थोड़ा रिवीजन है, ये देख लेते हैं एक बार। सबसे पहले 1982 में जो फर्स्ट लोक अदालत थी वो गुजरात में ओपन की गई, हम देख चुके हैं ऑलरेडी। जो फैमिली कोर्ट्स लाए गए थे, फैमिली कोर्ट एक्ट 1984 में लाए गए फैमिली कोर्ट्स। देन लीगल सर्विस अथॉरिटी एक्ट 1987 में लोक अदालत, इसके अंदर लोक अदालत का प्रावधान था लीगल सर्विस अथॉरिटी एक्ट में। देन लीगल सर्विस अथॉरिटी एक्ट को अमेंड किया गया 2002 में, किसके लिए, परमानेंट लोक अदालत लेके आने के लिए। एंड लास्ट में द ग्राम न्यायालय एक्ट 2008 में, किसके लिए, ग्राम न्यायालय के लिए, ठीक है। तो ये जुडिशरी थी, ऑलराइट। नाउ वी आर डन विद द जुडिशरी। जितने भी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स थे आपकी गवर्नमेंट सर्विसेज से रिलेटेड वो हम इसमें कवर कर चुके हैं, ठीक है। अब इससे ज़्यादा डीप में आपको जाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आई हैव ऑलरेडी कवर एवरी टॉपिक, ठीक है, फ्रॉम योर एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव। इससे ज़्यादा डीप जाने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, आप अपना टाइम ही वेस्ट करेंगे अगर इससे ज़्यादा डीप जाएंगे। एंड रही बात इससे रिलेटेड क्वेश्चंस की, तो वो नेक्स्ट वीडियोस में हम सॉल्व करेंगे इससे जुडिशरी से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं पहले, ठीक है। थैंक यू वेरी मच गाइस। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें विद योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। थैंक यू वेरी मच गाइस।